कि आपने एक ऐसे लिखना है ना, हर ऐसे में भी इंट्रोडक्शन भी होगा, यानी कि ऐसे की जो आउटलाइन है ना आपकी, पूरा जो ऐसे आप कंपोज होती है, उसमें सबसे पहले यू विल राइट इंट्रोडक्शन, देन यू विल राइट डेफिनेटली देयर वुड बी बॉडी पैराग्राफ, यानी कि आपने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर यहाँ पे बॉडी हो गया, वो बॉडी में एक पैराग्राफ लिखे, दो लिखे, तीन, इट डिपेंड्स ऑन यू। देन देयर वुड बी वन इंट्रोडक्शन, सॉरी कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का हमेशा एक पैराग्राफ होता है, दो नहीं होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अनइंटेंशनली, क्योंकि वो अनअवेयर होते हैं, वो कंक्लूजन सेकंड पैराग्राफ में भी कर देते हैं, यहाँ से कंक्लूड करना शुरू करते हैं, और फिर वो नेक्स्ट पैराग्राफ ना उसमें कंक्लूड कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन का और कंक्लूजन का जस्ट एक पैराग्राफ होता है। बॉडी पैराग्राफ आप यू कैन मेक मैनी मैनी मैनी, जितने मर्जी आप बना लें। इसी तरह हम्म। एक पैराग्राफ हो गया, ठीक है, दिस इज द वन पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के भी फर्दर थ्री पार्ट्स होंगे, यानी कि इस पैराग्राफ फर्दर टॉपिक सेंटेंस, जिसको आप इंट्रोडक्टरी लाइन कहते हैं, फर्स्ट लाइन, स्पोर्टिंग डिटेल्स, हम्म। और फिर कंक्लूडिंग। अब इसमें जितने भी पैराग्राफ आ रहे हैं, हर पैराग्राफ की तीन ब्रांचेज होंगी। कंक्लूजन में भी जब आप कंक्लूजन लिखेंगे, इसमें भी एक आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, देन आपके उसके बाद स्पोर्टिंग डिटेल्स, और उसके बाद लास्ट सेंटेंस होता है। यानी कि पूरे ऐसे का जो पैटर्न है वो एक एक पैराग्राफ में भी फॉलो करना है। कितना कॉम्प्लिकेटेड है अपरेंटली, बट ये बहुत मजे का लगता है जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। हम राइटिंग को एकेडमिक प्रोफेशनल क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं इनकी जो राइटिंग पब्लिश होती हैं, आप लोग अगर रीडिंग करें ना इस वे में, यानी कि हमें जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं, हमें तो आइडिया नहीं होता ना कि कौन से टॉपिक सेंटेंस है कौन सा, वो हम वैसे बस पढ़ लेते हैं। अगर आप एसेस पढ़े ना, जैसे कि उनके ऐसे हैं, रसल एक ऐसे हैं, बहुत बड़े एसिस्ट हैं, रसल। रसल के बहुत प्यारे ऐसे हैं, और वो फिर प्रॉपर इंट्रोडक्शन बनाते हैं, उनके कंक्लूजन होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेड डिटेल्स होती हैं, थॉट होती है, आइडिया होता है, और बहुत ज्यादा कोहेरेंट है, मतलब इतनी यूनिटी है उसके पूरे ऐसे में। फर्स्ट से लेके एंड तक बात को कंक्लूड करते हुए उनका प्रॉपर कंक्लूजन होता है। तो रसल का एसेज आप पढ़े नहीं, आप प्रॉपर ना एसेज पढ़ा करें। ऐसे से मुराद ये नहीं कि को एजुकेशन में मैं कह रही हूँ जो हमारी ये छोटी छोटी ग्रामर की बुक में लिखी, ये ग्रामर बुक में जो ऐसे लिखे होते हैं, ये तो बहुत कॉमन लोगों ने लिखे होते हैं, ये पता नहीं किसने क्यों लिख दिए होते हैं। ये नेट पे ऐसे पड़े होते हैं, हम जैसे लोग ऐसे मटेरियल अपलोड करते रहते हैं कम एज में ना, तो वही कंपोज करके बुक्स बना दी जाती हैं। आप प्रॉपर ना जो ऐसे की बुक्स होती हैं, जो एसीइस्ट होते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि एसीइस्ट है, फॉर एग्जाम्पल जो फादर ऑफ ऐसे हैं वो फ्रांसिस बेकन है। ये मैं अभी जनरल आयल्स के लिए नहीं कह रही हूँ, बीइंग आयल्स स्टूडेंट आप बिल्कुल भी ना पढ़े, खाम खा का टाइम उसमें इन्वेस्ट होगा। बट फॉर योर जनरल इम्प्रूवमेंट, अगर आप इसको वाकई प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो रसल को पढ़िए, फादर ऑफ ऐसे हैं। आप उनका ऐसे देखेंगे आप खुश हो जाएंगे, अब ये इतना प्यारा ऐसे भी कोई लिख सकता है, बहुत खूबसूरत। उर्दू में अगर आपने ऐसे पढ़े तो वासिफ अली वासिफ के पढ़े, इंग्लिश में पढ़ने तो आप फ्रांसिस बेकन के पढ़े। कितनी वो लोग कंसाइज लिखते हैं, इतना एपिक ग्रामेटिक उनके ऐसे होते हैं ना, अच्छा लगता है पढ़ के। वैसे भी इंसान को अगर ना भी खुद ना भी लिखना आता हो ना, तो उनको पढ़ के काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। हाउएवर मैं आपसे ये कह रही हूँ फर्दर, अब इस बात को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ऐसे में और बाकी पैराग्राफ्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ तक हमें बात पता चली कि जो हमने सलूक एक पैराग्राफ के साथ करना है, वही सलूक हमने पूरे ऐसे के साथ करना है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन वन अनदर थिंग, जो मुझे वही मेरा आज का टॉपिक था, जिसका सवाल से हमने आगाज करेंगे फौजिया के क्वेश्चन के आंसर में। फौजिया, जो हम पैराग्राफ लिखते हैं ना, बाकी पैराग्राफ बॉडी पैराग्राफ की तो वही रूटीन होगी जो मैंने आपको बताई है, लेकिन ऐसे में क्या होता है, ऐसे में एक चीज एक्स्ट्रा आती है, दैट इज ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। पैराग्राफ में, हर पैराग्राफ में थीसिस स्टेटमेंट नहीं आप देते हैं, उसमें आप तीन चीज देते हैं, टॉपिक सेंटेंस, इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड कंक्लूजन। टॉपिक सेंटेंस में जब मैं बोलती हूँ तो मेरा मतलब इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है, लेकिन ऐसे में हम थीसिस स्टेटमेंट देते हैं। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, व्हाट इज दिस थीसिस स्टेटमेंट, ये देना बहुत जरूरी होती है। और आईएलटीएस राइटिंग में जब एक आपका प्रॉम्प्ट आता है, आईएलटीएस राइटिंग में आपसे वो क्वेश्चन करते हैं, एक आपको टॉपिक दिया जाता है, और टॉपिक हमेशा एक्सप्लेनेटरी होता है। ये फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि इन मॉडर्न टाइम पीरियड्स, parents are busy in their lives so that they are unable to pay attention to their children as they used to pay in past example। अभी पूरा टॉपिक है, पूरी उन्होंने बात समझाई है कि पेरेंट्स जो आज के दौर में बच्चों की तरह टाइम नहीं दे पाते जितना पेरेंट्स माजी में दिया करते थे। डू यू एग्री और डिसएग्री।
अब ये जो सेंटेंस है ना वो हमेशा पूछेंगे डू यू एग्री डिसएग्री, या वो कहते हैं कि राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, पूरी एक स्टेटमेंट बता के उसके ऊपर आपने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस लिखने होते हैं, एग्री डिसएग्री आपने लिखना होता है। या पूछते हैं व्हाट इज योर ओपिनियन, आपकी ओपिनियन क्या है। या पूछते हैं इसके एडवांटेज ज्यादा है या डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। यानी कि इस तरह करके वो एक प्रॉम्प्ट है पूरा। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है पूरी उन्होंने टॉपिक समझाया आपको कि हम इस पे बात करेंगे, फिर यहाँ पे वो आपको बताते हैं कि आपने लिखना क्या है, इसका एडवांटेज लिखना है डिसएडवांटेज लिखना है, मतलब आपने उसको क्या लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये हमें बात समझ आ जाती है। यहाँ से जो ये वाला पॉइंट है ना इसको हमने उठाना है। जो वो आपसे पूछेंगे व्हाट आर द एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, वेदर यू एग्री और डिसएग्री, यहाँ व्हाट इज योर ओपिनियन, ये वाली बात जो है ये आप लिखते हैं थीसिस स्टेटमेंट में। पूरी लाइन ज्यादा ऊपर चली गई है। ये बात आप लिखें, दिस इज यू आर सपोज टू राइट इन द थीसिस स्टेटमेंट। टॉपिक सेंटेंस इज द टॉपिक सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, यानी कि इट इंट्रोड्यूसेस द पैराग्राफ। टॉपिक सेंटेंस हमें बताते हैं इट्स लाइक अ हेडिंग ऑफ द पैराग्राफ, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था ये पैराग्राफ की हेडिंग होती है, एक्सप्लेन करता है पैराग्राफ किससे मुतल्लिक है। जबकि जो थीसिस थीसिस स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेन करती है कि व्हाट योर एसे इज अबाउट, आपका essay किससे मुतल्लिक है। अब आप जब एडवांटेज डिसएडवांटेज आपका रुझान किस तरफ है, व्हाट इज योर टेंडेंसी, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर व्यू, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, जब आप ये एक्सप्रेस करते हैं ना लास्ट लाइन में, फर्स्ट इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के लास्ट लाइन में, तो उसको हम बोलते हैं थीसिस स्टेटमेंट। टॉपिक सेंटेंस बोलिए कहाँ लिखा जाता है, वेयर शुड वी राइट टॉपिक सेंटेंस इन द पैराग्राफ। In the first sentence. यस, और थीसिस स्टेटमेंट लास्ट सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। और ये सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ में ही थीसिस स्टेटमेंट आती है, हर पैराग्राफ में थीसिस स्टेटमेंट नहीं आती। टॉपिक सेंटेंस हर पैराग्राफ में आता है, थीसिस स्टेटमेंट सिर्फ एक दफा आती है। थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोड्यूसेस व्हाट योर एसे इज अबाउट, कि आपका पूरे एसे में आपका रुझान किस तरह होगा, आप क्या लोगों किस बात पे कायल करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, चले मैं बहुत से अभी मैं आज से एग्जाम्पल लेती, सिंपल से लेती, को एजुकेशन पे आप लिख रहे हैं। This essay, the topic co-education, can include many things like definition, types, and the views, different schools of thoughts related to the co-education. Or it could include the many points that you can write in this essay. But आपका main purpose क्या है? What is your purpose in writing co-education? फॉर एग्जाम्पल आपका है कि को एजुकेशन जो है, जो सिस्टम ऑफ को एजुकेशन इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में को एजुकेशन का सिस्टम क्या है। आपका आपने पूरे ऐसे को लिख के ये साबित करना है कि पाकिस्तान में जो को एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह का है। अब उसमें आप चाहे को एजुकेशन एडवांटेज लिखें डिसएडवांटेज लिखें, लेकिन आपने मेन कन्विंस लोगों को इस बात पे करना है। या आपका पॉइंट है कि को एजुकेशन जो है इट मस्ट बी प्रमोटेड, ये ज्यादा प्रमोट होनी चाहिए। दिस इज योर थीसिस स्टेटमेंट, व्हाई यू आर राइटिंग दिस एसे। एक टॉपिक उस पर आप लिख क्यों रहे हैं, एक सवाल है को एजुकेशन है, ठीक है, आप इस पे लिख क्यों रहे हैं, इस पे हम इसलिए लिख रहे हैं कि मैं ऑडियंस को कन्विंस करना चाहती हूँ कि को एजुकेशन मस्ट बी प्रमोटेड। तो ये जो सेंटेंस है ना ये मेरे फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में होना चाहिए। इससे पता चलता है कि अच्छा इस पूरे ऐसे में ना ये एडवांटेज लिखें या डिसएडवांटेज लिखें, डेफिनेशन बताए या हिस्ट्री बताए, हर बात से ये यही साबित करेगा कि इसको प्रमोट होना चाहिए। अगर आप फिरकों की किताबें पढ़े ना ये आपको बहुत ज्यादा आसान इस तरह समझ आएगी। अगर जिस मुख्तलिफ फिरकों में मुख्तलिफ थोड़ा सा तजाद है, मैं ये नहीं बात कर रही हूँ कौन सा सही है कौन सा गलत है, एक जनरल मैं आपको बात समझा रही हूँ। एक दफा मैंने कंपैरेटिव रिलीजन का कोर्स किया था, मैंने पूरी स्टडीज है मेरी कंपैरेटिव रिलीजन में। अब जिनका वो कंपैरेटिव रिलीजन कोर्स था उनका ना एक पर्टिकुलर रुझान है एक खास फिरके की तरफ, ठीक है, उनको खुद भी नहीं इस बात का आइडिया नहीं, उनके अकॉर्डिंग दे आर मुस्लिम, हमसे मुसलमान है, हम जिस भी फिरके से ताल्लुक रखते हैं बट स्टिल वी आर मुस्लिम। यानी कि वो कहते हैं कि वी आर जस्ट मुस्लिम, वी डोंट बिलोंग टू अ फिरका, ठीक है। लेकिन उन्होंने कंपोज किए बुक्स। अब उस कंपोजिशन में वो कंपैरेटिव रिलीजन में करवाया। कंपैरेटिव रिलीजन क्या होता है कि आप ये बताएं कि सबसे पहले हम डिफरेंट रिलीजन्स का पढ़ते हैं, लाइक हिंदू का, सिख का, बहुत सारे मजाहिब हैं, बड़े बड़े मजाहिब हैं जैसे कि क्रिश्चियंस हैं मुस्लिम्स हैं। हम जनरल के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम मुसलमानों के जो डिफरेंट फिरके हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। हम नमाज के ऊपर डिफरेंट फिरकों के व्यूज पढ़ते हैं।
तो कंपैरेटिवली रिलीजन ये होता है कि आप अनबायस्ड होकर रीडिंग करें ना। आप बस देखें अच्छा नमाज के बारे में दो व्यूज हैं, रफा दन करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो कुछ कहते हैं कि रफा दन करो, कुछ कहते हैं नहीं करो। तो डिफरेंट व्यूज हैं उसके बारे में, हमें दोनों को बस पढ़ लेना चाहिए और पढ़ के हमें देना चाहिए अच्छा कौन सा और ज्यादा मतलब है ना, ये प्रेफरेंस किया है। लेकिन लिखने वाले ने, हालांकि वो कंपैरेटिव रिलीजन की बुक है, दोनों पे सेम पॉइंट्स आ रहे हैं। उसकी भी हदीस उन्होंने बताई जनरली, ऑनेस्टली उसकी हदीसें भी बताई, इनकी हदीसें भी बताई हैं। जो दलाइल उसके हैं वो भी दिए हैं, इसके दलाइल भी दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो रीडर को इस बात पर कन्विंस कर रहे थे कि रफादान करना चाहिए, क्योंकि वो उस फिरके से बिलोंग करते हैं। तो इन्हीं का अनइंटेंशनली वो होता है ना, बंदे का रुझान किसी अकीदे की तरफ होता है या उसको लगता है कि बात दुरुस्त है, तो जो उनको दुरुस्त लगती थी उस रीडिंग में भी उन्होंने कहीं ना कहीं थ्रू आउट जो है ना, दलाइल देते हुए भी ना इस तरह से दलाइल दे रहे थे कि हम एंड पे जाके बाबा कन्विंस हो जाए कि जी रफादान करना चाहिए। ये मैंने आपको जनरल मजहबी एग्जांपल दे दिए, हालांकि देनी नहीं चाहिए क्लासेस में इस तरह एग्जांपल। देखिए ये बात समझाने के लिए कि आपने दोनों बातें लिखनी होती है, आपने एडवांटेजेस भी लिखेंगे सारे, डिसएडवांटेजेस भी मेंशन करेंगे। आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, वो आपको पता होगा कि आप एग्री करना है डिसएग्री, लेकिन आप एग्री करते हुए भी डिसएग्री के पॉइंट्स भी मेंशन करेंगे। लेकिन थ्रू आउट द ऐसे आपका एक व्यू होना चाहिए। मतलब अगर आप डिसएडवांटेज लिख रहे हैं लेकिन आप फेवर में एडवांटेजेस कहेंगे कि मुझे लगता है को एजुकेशन के फायदे हैं, मुल्क में को एजुकेशन होनी चाहिए, तो जब मैं इसका डिसएडवांटेज का पैराग्राफ लिख रही होंगी तो मुझे इस अंदाज से लिखना चाहिए कि शो हो, रिफ्लेक्ट हो एग्जामिनर को, यानी कि वो ये खुद एक्सपेक्ट करता है इसके एग्जामिनर ना, तो हमको ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आपका रुझान किस तरफ है। हमने अपना रुझान देना होता है ताकि पता चले कि इस ऐसे लिखने का मकसद ये है कि मैं रीडर्स को कन्विंस करना चाहती हूँ। जैसे कि रसल के वैसे की मैं बात कर रही थी, रसल जो है ना बहुत पुराने वक्तों के वो हैं। उस टाइम अमेरिका सुपर पावर नहीं था, तब की बात है, तब रशिया सुपर पावर होता था। अब वो एक उन्होंने कन्विंस करना था कि अमेरिका को सुपर पावर होना चाहिए। अब देखिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि अमेरिका मस्ट बी, यानी कि हर कंट्री को ना अमेरिका का सरेंडर कर देना चाहिए। वो सिर्फ सुपर पावर की बात नहीं करते थे, वो कहते थे कि पूरी दुनिया में देयर मस्ट बी द वन गवर्नमेंट, और वो भी अमेरिका की हुकूमत होनी चाहिए, सारे मतलब उसके अंडर हो। ये रसल का व्यू था, ठीक है। हमें पसंद है नहीं पसंद बात छोड़ा, नहीं कि ऐसे उसको चेक करें। टॉपिक ऐसे का क्या है, ऐसे का टॉपिक उन्होंने रखते थे ये वाला, उसके भी उन्होंने जनरल टॉपिक लेते थे। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी कि आज तक कौन कौन सी दुनिया में आइडियाज है जिन्होंने इंसानों की मदद की। जैसे कि आग जलाने वाला आइडिया बड़ा काम आया हमारे, हम लकड़ी से आग जलाई, आज तक फायदा दे रही है। जैसे कि अकेडमीज खोलना, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज खोलना, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट करने, एक आइडिया है और इसने कितना हेल्प किया हमें। तो उन्होंने अपनी बुक में वो सारे आइडियाज डाले जिससे इंसानों की मदद होती है हुई, आज हिस्ट्री से लेके स्टोन एज से लेके आज तक के दौर में ना। अब हमें इसमें अमेरिका का कोई ताल्लुक है अपरेंटली, नहीं है ना। हमें लगेगा अच्छा हम ऐसे खो के बैठे, हम कहेंगे अच्छा हम देखते हैं कि आज तक हिस्ट्री स्टोन एज से लेके आज तक किन किन आइडियाज ने हमारी हेल्प की है ना, कौन से बेनिफिशियल आइडियाज हैं। जैसे कि ये जो आइडिया है पेशेंस का, ये बहुत हेल्पफुल है। थैंकफुलनेस का आइडिया बहुत हेल्पफुल है, अगर हम इस पर अमल करें, इसने हमेशा फायदा दिया है। लेकिन पूरे ऐसे में वो बात करते 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 हमें इस एंड पे जाके इस बात पे कन्विंस कर देते कि अमेरिका मस्ट बी, वी शुड ऑल एक्सेप्ट अमेरिका एज अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। हालांकि रीडर को नहीं पता, रीडर को पता होता है वो बुक खोल के ही ना पढ़ता हूँ, उसको होता है अमेरिका की बात है, हम सब अमेरिका के अगेंस्ट होता है, हम तो बुक्स खोल के ना पढ़ते हैं। लेकिन हमें हमें लगता है बहुत जनरल कॉमन टॉपिक है, अच्छा हम पढ़ लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। एक ऐसे उसने लिखा आइडियाज दैट हैव हार्म मैनकाइंड, एक ऐसे फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। जो भी ऐसे वो लिखता है ना, उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि अमेरिका मस्ट बी द वर्ल्ड गवर्नमेंट। और ये बात वो एंड पे जाके ना कंक्लूड कर देता है, कंक्लूजन हमेशा उसकी ये बात होती है कि देयर मस्ट बी द वन गवर्नमेंट एंड दैट मस्ट बी द अमेरिका, और वो अमेरिका होनी चाहिए, अमेरिका की हुकूमत होनी चाहिए। तो थ्रू आउट वो हमें इस बात पे कन्विंस कर रहा होता है, हम पढ़ वो रहे होते हैं कि कौन से आइडियाज हैं या मैन का फ्यूचर क्या होगा, हम वो पढ़ रहे होते हैं। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं या कभी किसी ऐसे में डिफरेंट ऐसे लिखे हैं, साइंस और फिलोसफी पे भी ऐसे लिखे हैं। हम वो इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं लेकिन हमारा माइंड ना अनकॉन्शियसली इस बात पे कन्विंस हो रहा होता है कि ठीक है अमेरिका का अगर सरेंडर कर देना, तो शुक्र है हमें पता है कि नहीं करना, वरना उसके ऐसे इतना कन्विंस करता है कि बंदा कहता है वाकई सरेंडर कर दे अमेरिका के आगे ना। इसे कहते हैं, इस तरह आपने ऐसे लिखना होता है, ये ऐसे की मजबूती होती है कि आप पहले डिसाइड करेंगे वर्ड। यही आप जब रिसर्च करते हैं ना, अभी आप छोटे बच्चे हैं,
अभी आप इंशाल्लाह एमफिल करेंगे, थीसिस वगैरह करें, पीएचडी करें, शायद बाहर जाके इसी मकसद से जा रहे हैं। तो वहां जाके जब आप थीसिस लिखेंगे ना, इसीलिए इसको कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। उस थीसिस में भी एक खास अपना व्यू रख के चलना होता है। अगर आपने रिसर्च की और आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तो आपकी रिसर्च जो है फेल होती है। इसे इस तरह ही ऐसे लिखना होता है। आप अपना एक रुझान बनाएं, पहले टॉपिक पढ़ते समय डिसाइड करें कि आपकी अपनी क्या पर्सनल ओपिनियन है, व्हाट यू थिंक। यही एग्जामिनर बेसिकली चाह रहा होता है कि आपके ऐसे में उसे पता चले कि आपकी क्या ओपिनियन है, आप एग्री करते हैं तो क्यों करते हैं। ये आपके पहले लफ्ज से लेकर आखिरी लफ्ज तक रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और वाजिया तौर पे आप अपने फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन में इसको मेंशन कर दें कि दिस इज योर ओपिनियन, या आप एग्री करते हैं वो भी आप मेंशन कर दें, आप डिसएग्री कर रहे हैं वो भी आप मेंशन कर दें। तो लास्ट फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन में बहुत ज्यादा वाजिया तौर पे उसको लिख देना है, ठीक है। फिर पूरा ऐसे फिर उससे मुतल्लिक होगा, फिर सारे ऐसे में हम जो भी बात करेंगे, आप एग्जांपल दे रहे हैं, कोई स्टैटिस्टिकल डाटा डाल रहे हैं, कोई रिपोर्ट डाल रहे हैं, एनालॉजी जैसे मैंने आपको क्रिएट करना सिखाई थी, तो एनालॉजी आप क्रिएट कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं ना, आप उसमें कहीं ना कहीं इसी तरह उसको क्रिएट करें कि लोग इस बात पे कन्विंस हो कि यस, इस बात से एग्री ही करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत प्रैक्टिस है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं, मेरी बातों से लग रहा है ये बड़ा मुश्किल काम है, इतना मुश्किल नहीं है ये। आपने क्या करना है, आपके लिए तो आईएएस वाले बहुत आसान कर देते हैं कि वो यहाँ पर खुद आपसे पूछ लेते हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा मैं थीसिस स्टेटमेंट में क्या बना सकता हूँ। जब वो सवाल करते हैं आपसे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, हमें पता चलता है अच्छा हम प्रॉब्लम्स की तरफ अपना रुझान रखें और यही हम थीसिस स्टेटमेंट बना दें कि यस, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ दिस पॉलिसी, सो दिस पॉलिसी कैन रेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब आपको लास्ट सेंटेंस ये है, इससे लगेगा कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आप पूरा ऐसे लिख रहे हैं, उसमें आप उसको प्रॉब्लम्स ही बताएंगे। अगर आप उसके फायदे भी कुछ ना कुछ बता रहे हैं, तब भी आप कंक्लूड यही करेंगे कि उसके बहुत प्रॉब्लम्स हैं, फायदे होने वाले प्रॉब्लम चूंकि ज्यादा है, तो इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह से आपको पूरा ऐसे होना चाहिए। पोजिशन नाउ योर क्वेश्चन इज क्लियर, और स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन? Yes, ma'am. Clear हो गया है. Thank you, ma'am. थैंक यू, नो वरीज। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब हम दोबारा से इंट्रोडक्शन में मजीद बात करते हैं। ऐसे का इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, पैराग्राफ खत्म हो गए थे ना। अब इंट्रोडक्शन में हमने ऐसे का जब इंट्रोडक्शन लिख रहे होंगे, स्टार्ट हमने कैसे करना है, मैं पर्टिकुलरली आयस की बात कर लेती हूँ। आपको जो प्रॉम्प्ट दिया गया होता है, जैसे स्टार्ट में आपको बताया ना, वो एक दो लाइन में बात को एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो कहेंगे नो डेज पीपल आर intended to teach their students at home rather than sending them to the schools. Some of the people think that homeschooling is better than formal education. What is your opinion? और उन्होंने पहली बात explain की कि आजकल लोगों का रुझान हो रहा है कि बच्चों को घरों में पढ़ाएं स्कूल भेजने के बजाय, क्योंकि लोगों का ये ख्याल है कि स्कूल की तालीम घर में जो बैठ है ना, होम स्कूलिंग, वो फॉर्मल एजुकेशन बच्चों को स्कूल भेजने से ज्यादा बेहतर है। आपकी क्या ओपिनियन है? अब वो जो पूरी बात उन्होंने आपको एक्सप्लेन करेंगे ना दो तीन लाइन में, उस सारे को रीफ्रेज करके अपने वर्ड्स में आपने स्टार्ट में लिख देना है। आप सबसे पहले उन्हीं को, ये कोई गलत नहीं है या मैं आपको टिप नहीं बता रही हूँ, एग्जामिनर यही चाहता है कि आप ऐसा करें। यानी कि वो आप डायरेक्ट एग्जामिनर से पूछेंगे व्हाट यू एक्सपेक्ट अस टू राइट, वो कहेंगे आपने ऐसे ही लिखना है, इसको ऐसे ही लिखना होता है। ये कोई शॉर्टकट या कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये इट मस्ट बी रिटन है, यानी आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो आप गलत करेंगे। तो आपने वो गिवन प्रॉम्प्ट को, जो कि दो लाइंस में लिखा गया है या दो ही होती हैं हार्डली, आपने उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके यहाँ 2 लाइंस या 3 लाइंस में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने थीसिस स्टेटमेंट देनी है। थीसिस स्टेटमेंट आप क्या देंगे? अब वो जो दूसरा क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पूछा होगा, पहले वो प्रॉम्प्ट देंगे, फिर वह क्वेश्चन पूछते हैं वेदर डू यू एग्री, डिसएग्री, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, व्हाट इज द ओपिनियन, व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ दिस इश्यू। इस तरह के मुख्तलिफ वो आगे सवाल आपसे पूछेंगे, जिससे हमें ऐसे के टाइप का अंदाजा होता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस ऐसे। ऐसे का आइडिया हो जाएगा एडवांटेज डिसएडवांटेज का ऐसे है, ओपिनियन बेस ऐसे है, काज इफेक्ट वाला ऐसे है, हमें आइडिया उस टॉपिक का भी आइडिया हो जाता है ऐसे के टाइप का। क्योंकि जब हमें ऐसे के टाइप डिस्कस करनी है, तो हमें आइडिया होगा कि हर ऐसे के टाइप पे हमने डिफरेंटली ऐसे को डील करना होता है। तो यहाँ आपको ऐसे के टाइप का भी आइडिया हो गया।
इसी से आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट बना लें। आप एक दफा डिसाइड करेंगे आपने इस तरफ होना है या उस तरफ होना है, और फिर आप लिखें यू आर नॉट सपोज टू यूज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन योर एसे। यहाँ पर भी यूज नहीं करना चाहिए वैसे तो, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ एक ही एक ऑप्शन है कि आप यहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन करना तो यहाँ भी नहीं चाहिए। और पूरा ऐसे में तो करना ही नहीं किसी कीमत पे भी। लेकिन यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि आई एग्री विद दिस नोशन। जो ऊपर पूरा नोशन आपने बताया, आई एग्री विद दिस नोशन, आप कह सकते हैं कि आई एग्री दैट देयर आर द मोर एडवांटेजेस ऑफ दिस स्टेप rather than the disadvantages। ज्यादा स्टेप्स, इस स्टेप के जो कदम हुकूमत उठा रही है, कोई भी आप बात लिखेंगे, देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ दिस पर्सपेक्टिव, दिस ओपिनियन, दिस पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इशू, दिस ट्रेंड। जो भी जिस तरह का भी प्रॉम्प्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें वोकैबुलरी यूज कर देनी है। इस ट्रेंड के एडवांटेजेस ज्यादा है, डिसएडवांटेज कम है। आई एग्री विद दिस, या आई बिलीव, इन माई ओपिनियन, इन माई परस्पेक्टिव। तो आप इस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं, बट सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट में। बाकी पूरे ऐसे में आपने माई, आई, वी का वर्ड यूज नहीं करना। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में सिर्फ आई नहीं बल्कि वी भी है, और अस, माई, माइन, ये सारे जो वोकैबुलरी है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का जो पूरा ब्लॉक है ना, ये इसको आपने यूज नहीं करना। सिर्फ एक जगह आप यूज कर सकते हैं। लेकिन कोशिश क्या करें, इसको भी अगर आप पैसिव वॉइस में लिख दें। जब आप कोई भी सेंटेंस, कभी कभी होता है हमारा दिल करता है कि हम ऐसे में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज करें, आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। ऐसे में मुझे यूं लिखना है कि मेरी एग्जाम्पल कोट करनी है रियल लाइफ से ना। आई परचेस्ड, या जैसे ट्रांसपोर्ट पैसे आए हैं, आई यूज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड हैड अ डिसगस्टिंग एक्सपीरियंस। अब ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज किया, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कैसे खत्म करें। आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया करें। अब इसमें हम यू तो नहीं लिख सकते हैं, हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन कैसे यूज करें, ट्रांसपोर्ट तो मैंने यूज किए हैं। तो अब हम इसको कैसे खत्म करेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को, कन्वर्टिंग इनटू द पैसिव वॉइस। फॉर एग्जांपल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट when used brought disgusting experience। यानी कि उसके जो है ना डिस्गस्टिंग एक्सपीरियंस होते हैं। या आप इसको इसको बहुत तरह से आप चेंज कर सकते हैं। व्हेन यूज है कि जब भी इसको यूज किया जाए, कोई भी यूज करे, हम करें कोई भी करें, व्हेन इट इज यूज्ड, आप इसे यूं भी चेंज कर सकते हैं, व्हेन इट इज यूज्ड causes डिस्गस्टिंग एक्सपीरियंस। तो आप इसे किसी तरह से भी पैसिव वाइज में, पैसिव वाइज कहते हैं कि आप ऑब्जेक्ट से बात स्टार्ट करें। पैसिव वाइज जिस तरह से हमने स्टडी की है ना, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ फाउंडेशनल क्लासेस जरूर अटेंड किया करें। पैसिव वाइज में हम लोग जिस तरह से करते हैं कि बस हमेशा बाई लगाना है, और वो जो बहुत हम सीधा सीधा सा एक पैटर्न पड़ा होता है, उसके अलावा भी पैसिव वाइज बन सकते हैं। मीटिंग एंड हो जाएगी, इसी लिंक पे आप क्लिक करके न्यू दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर लीजिएगा, फौरन ही कर लीजिएगा, ब्रेक ना लीजिएगा। तो स्टार्ट में थोड़े से मिनट ज्यादा जाया हो गए थे। फ्री मीटिंग एंड होने वाली है आफ्टर 1 मिनट। तो आप इस तरह से जब भी आप फर्स्ट पर्सन पढ़ना हो ना, उसे एक दो सेंटेंस का बेशक लिख लिया करें अपने माइंड में, पेपर पे नहीं। और फिर उसको आप कन्वर्ट कर दिया करें पैसिव वॉइस में। यूं आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे, खुद ब खुद फर्स्ट पर्सन पढ़ना खत्म हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक किसी को बात ना समझ आई हो, फिर आगे मैंने एक बात बतानी है। तो तीर आप बहुत लेट आई हैं आज क्लास में। एनी क्वेश्चन और शुड आई मेंशन अनदर पॉइंट? अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैम मुझे लिंक का पता नहीं चला, मैंने फोन अब पकड़ा है।